हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसी में एक पार्ट है ब्रिटेन का भी, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। व्हाई इज इट कॉल्ड स्ट्रेंज? इन जर्मनी एंड इटली, नेशन स्टेट वर क्रिएटेड थ्रू सडन ब्लडी रेवोल्यूशन एंड मिलिट्री वॉर्स. In contrast, the formation of nation state in Britain was not the result of sudden revolution or upheaval. It was the result of long drawn out political and cultural process. तो इसमें यह बोला गया है कि इसे स्ट्रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी और इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए खूनी क्रांति और मिलिट्री वॉर से हुआ था, और इसके अपोजिट ब्रिटेन में नेशन स्टेट बनाने के लिए कोई रेवोल्यूशन या वॉर्स नहीं हुआ था। ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनाने के लिए एक लंबा पॉलिटिकल कल्चरल प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। कैसे? प्री 18th सेंचुरी कंडीशन, द एथनिक आइडेंटिटीज। बिफोर द 18th सेंचुरी देयर वाज नो सच थिंग एज ब्रिटिश नेशन. द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइसल्स वर primarily divided along ethnic lines with distinct cultures and political tradition: English, Wales, Scottish and Irish. ये है मैप. As the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it began extending its influence over the other nation of the island. तो इसमें यह बोला गया है कि 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन जैसा कोई चीज़ नहीं था। ब्रिटिश आइसलैंड में जो लोग रहते थे वे मेनली अपना अलग अलग कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन के साथ एथनिक में बटे हुए थे। एथनिक मीन्स होता है ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप में बटे हुए थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश। यह मैप में आप देखिए स्कॉटिश, ये अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688. The English Parliament seized power from the monarchy in 1688 after a long conflict. The Parliament became the primarily instrument through which a nation state with England and its centre came to be forged. तो इसमें यह बोला गया है कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक लंबे संघर्ष के बाद 1688 में मोनार्की से सत्ता छीन लिया गया, और ये जो पार्लियामेंट था इम्पोर्टेंट मीडियम बना जिसके द्वारा इंग्लैंड को सेंटर में रखकर एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड का कैसे हुआ? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज ऑफिशियली फोर्स्ड थ्रू एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. तो इसमें यह हुआ। इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के माध्यम से ऑफिशियली तौर पे ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और ये कौन सा एक्ट था? ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इससे ही फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। द रियल कॉन्सिक्वेंस फॉर स्कॉटलैंड, while it sounded like equal partnership on paper, it practically meant that England could now dominate Scotland. The British Parliament was dominated by its English member. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their nation dress, and thousands were forcibly driven out of their homeland. तो इसमें यह बोला गया है कॉन्सिक्वेंस में कि पेपर में तो ये इक्वल पार्टनरशिप लग रहा था, बट प्रैक्टिकली रूप से इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर हावी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर का दबदबा था। ब्रिटिश आइडेंटिटी डेवलपमेंट का मतलब यह था कि स्कॉटलैंड का डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस को सिस्टमैटिक रूप से दबा दिया गया था। और जब स्कॉटिश हाईलैंड में जो कैथोलिक क्लान रहते थे और वे जब अपनी आज़ादी का दावा करने की कोशिश करते थे तो उनको भयानक रिप्रेशन का सामना करना पड़ता था। रिप्रेशन का मतलब है दबाना, मतलब वो दबा दिया जाता था उनकी आवाज़ों को। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड 1801। इसके बाद ये है एक, सॉरी ये छूट गया है। स्कॉटिश हाईलैंड में जो लोग रहते थे उन्हें अपनी गैलिक भाषा
या अपनी नेशनल ड्रेस को पहनने से मना कर दिया जाता था और फिर उनको ऑफिशियली अपनी मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का किस तरह हुआ? आयरलैंड सफर अ सिमिलर फेट। इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी दो ग्रुप में। एक ग्रुप है कैथोलिक ग्रुप और दूसरा है प्रोटेस्टेंट ग्रुप। The English helped the Protestant minority of Ireland to establish their dominance over the large Catholic minority. Next, the Feld Rebellion. Wolfe Tone and his Society of United Irishmen led the popular revolt against English dominance in 1798, but it was brutally crushed. The annexation. Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. कब ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ? 1801 में। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि मैप से समझते हैं। ये जो मैप है आपका, तो इसमें मैप में देखें कि आप नॉर्दर्न आयरलैंड में जो ग्रुप रहते थे वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट। और इंग्लैंड के भी नॉर्दर्न पार्ट में प्रोटेस्टेंट ग्रुप ही रहते थे। तो ये दोनों का मतलब आपस में तालमेल बहुत अच्छा था। लेकिन पूरे मैप में देखेंगे, पूरे एरिया में, तो सबसे जो ज़्यादा लोग रहते थे वो पूरे आयरलैंड में कैथोलिक ग्रुप का दबदबा था। तो ये था। इसके बाद क्या हुआ? और यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट क्या करते थे? माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट की मदद करने की कोशिश करते थे। फेल्ड रेबेलियन, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फेल्ड रेबेलियन। वुल्फ टोन एक रिवॉल्ट लीड किया था, बट इसे दबा दिया गया और ये रिवॉल्ट सक्सेस नहीं हुआ, ये रिवॉल्ट फेल्ड हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद क्या बनता है हम लोग का? फोर्सिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन। A new British nation was forced through a propagation of dominant English culture. The symbol of New Britain were actively promoted to bind the territory together. The British flag, national anthem and language. इसको समझते हैं। और फिर ब्रिटिश नेशन कल्चर के माध्यम से ब्रिटिश नेशन का निर्माण किया गया और अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिटेन के सिंबल को प्रमोट किया गया। जैसे यूनियन जैक, ये फ्लैग है, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, और लैंग्वेज इंग्लिश एक्टिवली प्रोमोटेड वाइल रीजनल लैंग्वेज वेयर मार्जिनलाइज्ड। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और जो लोकल लैंग्वेज है उसको दबाया गया, मतलब उसको मिनिमाइज किया गया ज़्यादा बोलने करने से। ये देखिए, स्कॉटलैंड का ये फ्लैग है, ये आयरलैंड का फ्लैग है और ये इंग्लैंड का फ्लैग है। और क्या बनता है? द यूनियन जैक, ये बनता है। ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग ये बनता है। तो हमने इसमें क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस किया वो अब कनेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमने पढ़ा पहले लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ा, इसके बाद कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा, इसके बाद रिवोल्यूशनरी के बारे में जाना, फिर रोमांटिस्ट थिंकर के बारे में पढ़ा और लास्ट में कंजर्वेटिव ग्रुप ने किस तरह नेशन स्टेट बनाने के लिए फोर्स किया। और टाइमलाइन डेट की बात करूँ तो ये डेट तो 1789 यहाँ से स्टार्ट होता है। ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट होता है। 1848 में हमने पढ़ा था एज ऑफ रेवोल्यूशन, और उसके बाद हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा 1871 में। 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, इटली यूनिफिकेशन देखा 1861 में, और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन अभी जो मैंने डिस्कस किया था। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप देखिए, एक एक जो वर्ड है, जो सेंटेंसेस है, ये डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे 3 नंबर 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में और प्री बोर्ड में। कॉम्पिटिटिव के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।